400 पार का नारा मेरे हिसाब से एक वॉर क्राई था। वॉर क्राई मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को जोश दिलाने के लिए एक काम था। उनको एक उम्मीद थी कि अच्छी सीटों से जीतेंगे, पुरानी परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे, क्योंकि पुरानी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। आजकल डीप फेक में क्या होता है, आप आवाज़ का 20 वीडियो इनपुट दे दो, वो आवाज़ क्रिएट कर देता है। उन्होंने कट पिट करके लगा दिया कि हम SC ST रिजर्वेशन। मतलब इसमें तो उस आदमी को लंबी जेल हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को इस बात पे जेल होनी चाहिए, उन्होंने फेक वीडियो डाला। आपके मन से कह रहा हूँ मैं सब। बिल्कुल। जैसे आपको अयोध्या की सीट पे एक बात बताऊं कि कैसे कई बार एक कास्ट के लिए ग्रेविटेट हो जाते हैं और किस तरह के नारे बनाए गए, और अखिलेश यादव को गुरेज भी नहीं होगा ऐसे नारे बनाने में। एक नारा चला जो मैंने अयोध्या में सुना कि ना अयोध्या ना काशी, अब जीतेगा पासी। क्यों? कौन है पासी? पासी कैंडिडेट है, उसकी जात है। मतलब इस तरह के नारे से सोशल इंजीनियरिंग करना ना, ये अखिलेश यादव, मायावती, इनकी पुरानी राजनीति रही है। हमारी पुस्तक है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, जिस पर अभी 200 रुपये की छूट भी चल रही है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। 2024 के चुनाव बीत चुके हैं, जा चुके हैं, और जैसा कि सब लोग कह रहे थे कि भाई 400 पार होगा, और उसके बाद में लोगों ने, बड़े बड़े जो ज्योतिष थे उन्होंने भी कहा कि भाई 400 पार हो जाएगा, लेकिन यहाँ 300 पार भी नहीं हो पाया है। एक तरफ खुशी की लहर है और दूसरी तरफ यह भी है कि यह जो नरेंद्र मोदी जी की जीत हुई है कुछ कुछ हार जैसी है। इस पर हमारे साथ पूरी विवेचना करने के लिए एक बार फिर से उपस्थित हैं सत्य सनातन परिवार के ही एक महत्वपूर्ण सदस्य और हमारे अभिभावक शांतनु जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। नमस्ते अंकुर भाई। इस बार के चुनाव कुछ इस प्रकार से हुए हैं कि इसमें सब खुश हैं। जैसे कि इसमें समाजवादी पार्टी खुश है कि हमने नरेंद्र मोदी को रोक दिया और हम तीसरी बड़ी पार्टी बने हैं। भाजपा भी खुश है कि भाई हम सरकार बना रहे हैं और हम तीसरी बार आ रहे हैं। कांग्रेस खुश है कि हमने डबल कर लिया। TDP खुश है कि हम राज्य में, स्टेट में अपनी सरकार बना रहे हैं और हम किंग मेकर भी हैं। नीतीश भी खुश है, जनता भी कहीं ना कहीं खुश है, आम आदमी पार्टी के लोग भी खुश हैं कि कम से कम उनका शुगर डाउन आ गया है। लेकिन जीत जो है उसमें वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, लग रहा है कि जैसे हार हुई हो। देखिए अंकुर भाई, एक्सपेक्टेशन से तो कम है वो, लेकिन अगर हम देखें कि किस ऑड्स के अगेंस्ट में प्रधानमंत्री लड़ रहे थे, जो मैं बार बार चैनलों में कह रहा था, मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मेरा आंकड़ा 310-320 के आसपास का था। ऑड्स क्या क्या थे? ऑड्स ये थे कि दूसरी बार कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री कंटिन्यूसली भारत में बनने जा रहा है। ऐसा 1962 में हुआ था, जब जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार प्रधानमंत्री कंटिन्यूसली बने थे। तब की राजनीति में अंकुर भाई और आज की राजनीति में 180 डिग्री, जिसे हम कहते हैं ज़मीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? तब तो पहले कोई विपक्ष नहीं होता था, कम्युनिस्ट पार्टी होती थी और भारतीय जनसंघ बना था नया। दूसरा, उस समय ना तो सत्य सनातन था, ना यूट्यूब चैनल थे, ना ट्विटर था, ना फेसबुक था। दूरदर्शन पे जो नैरेटिव चलाना है चला दो, अपना चैनल था, प्राइवेट चैनल नहीं थे। 24/7 365 डेज कोई चैनल नहीं थे। न्यूज़पेपर होते थे इक्का दुक्का, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लो। मतलब नैरेटिव पहुंचता नहीं था। भारत में साक्षरता नहीं थी। बल्कि मैं कल एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा था, आप देख के दंग रह जाएंगे। जैसे जैसे भारत की साक्षरता बढ़ती गई, वैसे वैसे कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज घटता गया और कांग्रेस की सीटें घटती गई। तो ये एक बड़ी अलग सी बात है। तो उस समय जीते, और अब जाके तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो ये पहला ऑर्ड था। दूसरा ऑर्ड क्या था? कोरोना के बाद विश्व में जो भी प्रधानमंत्री अपने इलेक्शन के लिए गया, वो अमूमन हार गया। क्योंकि कोरोना में देखिए, आपने कितना भी अच्छा मैनेज करा हो, कोरोना दिक्कत तो आई, और जब भी दिक्कत आती है तो वो प्रधानमंत्री पे मड़ी जाती है। चाहे आपने बहुत अच्छा कोरोना मैनेज करा, लेकिन बहुत सारे लोगों को फिर भी दिक्कत आई, लेकिन वो तो वैश्विक प्रॉब्लम थी, कोई उसको ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकता था, तो वो दिक्कत मड़ी गई। तो कोरोना के बाद जो भी इलेक्शन के लिए गया, विश्व भर में कह रहा हूँ आपको, वो चुनाव हारा। यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद जो मंदी आई, उसके बाद जो चुनाव में जाएगा उसको दिक्कत होगी। उसके पहले मैंने देखा, जो 2019 की बात है, मैं बता रहा हूँ कि कितनी मुश्किल से 2019 भी जीते होंगे। जो भी GST लागू करने के बाद या कोई भी बड़ा रिफॉर्म, GST मतलब GST जैसा लॉ और देशों में भी आया, जहाँ पे सारे टैक्स को कंबाइन कर दिया गया। नाम GST नहीं है, कुछ और नाम है। जब भी कोई ऐसा बड़ा रिफॉर्म देश में हुआ, किसी देश की करेंसी चेंज हुई, जैसे कुछ लोग हैं, कुछ यूरोपियन देश अपनी लोकल करेंसी से यूरो में शिफ्ट हुए, जब भी ऐसा कोई बड़ा इकोनॉमिक चेंज हुआ देश में, वो सरकार हार गई। क्योंकि जब भी आप कुछ चेंज लाते हैं अपनी लाइफ में, मैं आपसे सुबह कहूँ, कल आप अगर 7 बजे उठते हैं, सुबह 5 बजे उठिए और भागना शुरू कर दिए, एकदम से आपकी उथल पुथल आ जाएगी ना लाइफ में। सुबह उठेंगे, परिवार कुछ होगा, बच्चे को स्कूल छोड़ना, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी।
कुछ दिन बहुत बुरा लगेगा, फिर एक महीने बाद अच्छा लगने लगेगा, अरे वाह देखो मेरा शरीर कितना स्वस्थ है, मुझे एनर्जी आती है। तो कोई भी आप बदलाव लाते हैं तो दिक्कत आती है और उसके बाद री-इलेक्शन मुश्किल पर हो सकता है जब आप मुझे 5 बजे उठने को उस टाइम तक मैं झगड़ा कर चुका हूँ और एक महीने के बाद रियलाइज हो गया शांतनु जी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही लेकिन उस झगड़े के टाइम में तो चुनाव हो गया और आप हार गए। तो ये जो कड़वी दवाई होती है, कड़वी दवाई के बाद चुनाव जीता, तो ये बहुत सारे ऑड्स हैं। मतलब मार्गरेट थैचर जो मानी जाती है अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए 10 साल 11 साल के बाद नहीं बन पाई। टोनी ब्लेयर माने जाते हैं बहुत प्रभावी नेता थे यूके के, नहीं बन पाए 2 टर्म के बाद। तो 2 टर्म के बाद बनना ही बहुत मुश्किल होता है। ये लोग मैं बार बार चैनलों में याद दिलाता था कि जब इस बार तीसरी बार बनेंगे, कितनी भी सीट हो, 272 आए, कम आए, ज्यादा आए, अगर मुझे लगता था ज्यादा आएंगी, लेकिन तीसरी बार बनना बहुत बड़ी बात है। और इन ऑड्स के बाद पहली बात। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी जो 3 बड़ी लॉबीज हैं, विश्व की 3 बड़ी लॉबीज हैं, उनको बिल्कुल हाशिए पर कर दिया, खासकर भारत में एंट्री करने के लिए। वो क्या लॉबीज हैं? पहली लॉबी है फार्मा लॉबी, कि भाई आपको पहले बीमार करूंगा, आपको एक तरह का खाना खिलवाऊंगा और फिर आपको दवाई दूंगा, है ना, एक दिन बीमारी भेजूंगा, फिर उसको वैक्सीनेशन कराऊंगा। वो सारी अमेरिका से कंट्रोल होती है, वेस्ट से कंट्रोल होती है। तभी वो बाबा रामदेव को वहां नहीं घुसने देंगे। अगर बाबा रामदेव अगर योगा करवा देंगे तो बीमार कैसे होगा कोई? अगर बाबा आयुर्वेदा खिला देंगे तो बीमार कैसे हो? क्योंकि वो तो वो है कि वह पहले से शरीर को मजबूत करने वाली फार्मा लॉबी। दूसरी है ऑयल लॉबी, जो ऑटो लॉबी के साथ भी मिल जाती है ऑयल। तीसरी है ये जो बंदूक, मतलब आर्म्स लॉबी, है ना। और इसको एग्जीक्यूट कौन करता है? इन सब का फ्रंट फेस कौन बनता है? एनजीओज, है ना। इन सब की बातें कौन करेगा? एनजीओज आके भारत में। ये जो लॉबी तंत्र है, इसको नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में तहस नहस करा। कि जब कोरोना आता है तो फाइजर अमेरिका का दिखता, अब तो मजा आ गया, अमेरिका इंडिया का बड़ा मार्केट है, इतने सारे लोग हैं, सबको 2-2 टीके, मतलब 200 करोड़ टीके बेचूंगा। नरेंद्र मोदी का ठेंगा, मैं अपनी वैक्सीन बनाऊंगा, कोवैक्सीन या एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है उसको भी भारत में आके बनाऊंगा, पूना वाला के, आधार पूना वाला के। उनका इतना बड़ा, आप सोच रहे हैं 200 करोड़ वैक्सीन कितने की भी हो तो कितना बड़ा अरबों का अंपायर नरेंद्र मोदी ने ठप कर दिया। जलेगी नहीं जलेगी? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारे भी बहुत सारे पत्रकारों ने बैटिंग करी। अभी भी देख लो ना, अभी भी बैटिंग करी। चेतन भगत जम गया। चेतन भगत, अब वहाँ की जो फाइजर की मॉडर्ना की जो वैक्सीन में प्रॉब्लम, उसके लेख यहाँ पे नहीं आते हैं। चेतन भगत ने खूब बैटिंग करी फाइजर की, अरविंद केजरीवाल ने खूब बैटिंग करी फाइजर। राहुल जी ने की, राहुल जी ने खूब बैटिंग करी और कहा हमारी वैक्सीन तो बहुत बेकार है, इससे तो नपुंसकता आ जाएगी। बहुत सारे करे, ये तो भाजपा की वैक्सीन है। तो क्यों? क्योंकि वो फार्मा लॉबी की बैटिंग कर रहे थे। अखिलेश जी ने बोला था भाजपा की वैक्सीन है। बिल्कुल। दूसरी लॉबी ऑयल लॉबी। अब ऑयल लॉबी कह रही है कि भाई रशिया से तेल मत लो। जयशंकर कह रहे हैं ठेंगा मैं तो लूंगा, बिल्कुल, मेरा मन मेरा देश, है ना, तुम्हें रोना है तो रोते रहो। भाई तुम इस भावना से बाहर निकलो, इस भ्रम से बाहर निकलो कि तुम्हारी प्रॉब्लम तो सबकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। स्पष्ट बोला है ये बात। हाँ, कि यूरोप शुड कम आउट ऑफ दिस आइडिया दैट यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम। ऐसा नहीं होगा भाई। अगर चाइना पाकिस्तान मुझे तंग करते हैं तब तो तुम कुछ नहीं बोलते, तुम तो धंधा करते हो उनके साथ। तुम तो मैंने हम भी कहते हैं चाइना को रोको, तब तो तुम कहते नहीं चाइना, तुम्हारे तो आधी चीजें चाइना में बनती है, तुम्हारा पूरा धंधा चाइना से होता है, तुम्हारा पूरा धंधा पाकिस्तान से होता है, पाकिस्तान को तुम्हारे 4-4 महीने में डोल देते रहते हो, पैसा देते रहते हो। तो अगर तुम्हारी प्रॉब्लम तो तुम सुलझाओ रशिया के साथ, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रशिया के साथ, मेरी प्रॉब्लम तो तुम सुलझाने आए नहीं कभी। तीसरी वाली आर्म्स लॉबी, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं कि भाई लड़ाई में ऐसे बिहेव करो, वैसे बिहेव करो, तुम पैलेस्टीन में ये व्यू रखो, तुम इजराइल में ये व्यू रखो, तुम इजराइल जाओगे नहीं जाओगे। भाई मैं अपने हिसाब से करूंगा, जो मेरा देश जैसे चलता है, फिर डिफेंस के इक्विपमेंट में अपने आप बनाऊंगा। इस समय भारत नेट एक्सपोर्टर बन गया है। अंकुर आपको ताज्जुब करेगा, आर्मी का जूता भी बाहर से आता था। आगरा में नहीं बन सकता क्या? जी, आपको पता है आगरा में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कानपुर में नहीं बन सकता क्या? में बन सकता है। तो अब भारत में बड़े बड़े कारखाने, मतलब जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, जो मैं सिंपल आइटम्स बता रहा हूँ आपको, जो मतलब भारत में आसानी से बन सकती हैं, वो भी विदेश से आती थी। क्योंकि विदेश से क्यों आती थी? बीच में क्वातरुचि अंकल है, मुझे पैसा लेंगे। मुझे इससे छोटी सी बात याद आ गई है कि जिस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी की शासन था, तो उस टाइम पे जूते ऐसे लिए जाते थे जो बहुत जल्दी घिस जाते थे, जो दोबारा लेने पड़ते थे, और इस तरीके के घोटाले बहुत हुआ करते थे। नहीं, ऐसे अखिलेश जी सड़कें बनाते थे, सड़कें ऐसी बनाओ जो टूट जाए जल्दी। तो मतलब गड्ढे तो अच्छा ना, और बनाओ गड्ढे तो दोबारा बनाओ, तो आगरा वाला ऐसा बनाओ कि एक्सीडेंट बैंक करो। उस पर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट था ही नहीं कि भाई टायर फटेंगे, उड़ जाएंगे। जल्दी से पैसा खर्च करो, मुझे लगा जेपी के साथ कुछ था कि सीमेंट यूज हुआ, पैसे में से कट लो और गाड़ी आगे कट लो, खुद भी कट लो। ठीक है, तो ये जो लॉबीज थी, फिर एनजीओ, इनका फ्रंट फेस कौन था? एनजीओ 3 तरह के काम करती थी।
आपके यहाँ लेबर रिफॉर्म कराने हैं, है ना, लेबर रिफॉर्म जिससे इंडस्ट्री ठीक से ना चल पाए, आपके यहाँ एनवायरमेंटल रिफॉर्म चलाने हैं जिससे मैं तो पोल्यूशन करूंगा अपने यहाँ, आपको नहीं करने दूंगा पोल्यूशन, क्योंकि पोल्यूशन होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा पैसे कमाएंगे, आपको अमीर कैसे बनने दूँ, आपके यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, इस तरह की आपके यहाँ मैं कन्वर्जन कराऊंगा, मैं ओमिडियार भेजूंगा, मैं फोर्ड फाउंडेशन भेजूंगा, मैं वर्ल्ड विजन भेजूंगा, इन सबके FCR है जिसके थ्रू विदेश से पैसा आता है, वो कट, हजारों NGO के कट, NGO, तो ये सब जो लॉबी होती है, अब जब ये कट कर देंगे तो फिर वहाँ पे जॉर्ज सोरोस पैदा होंगे, वो ध्रुव राठी को पैदा करेंगे, ध्रुव राठी वहाँ से वीडियो बनाएंगे, मतलब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर वीडियो बना के भेज रही हैं इंडिया में कि इंडिया में डेमोक्रेसी खतरे में है, अलाना है, फलाना है, EVM है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, मतलब जिनके विषय में ना तो उनको पता है ना पता करने की कोशिश करी, उससे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, मैं तो ऑक्सफोर्ड में रहा 3 महीने, मैंने देखा कितना बायस है नरेंद्र मोदी की तरफ, झूठा बायस, पता भी है उनको तब भी नहीं मानेंगे। तो ये सब लॉबी के अगेंस्ट में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, तो इतनी सारी लॉबीज के अगेंस्ट में चुनाव लड़ना, तीसरी बार चुनाव लड़ना जो वर्ल्ड ओवर मुश्किल है, कोरोना के बाद लड़ना, GST के बाद लड़ना, यूक्रेन युद्ध के लड़ना, इसलिए बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसलिए उसमें सरकार बना लेना ही बहुत बड़ी बात है। सीटें कम आई जो सबकी अपेक्षा से कम है, उसके हम कारणों में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जीत को मैं कह रहा हूँ छोटा ना आके, जी ये जीत बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट में है ना। ये ऐसा है कि आप पहाड़ पे चल रहे हैं, पहले तो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं जॉब स्ट्रीप है, और मैंने आपके कंधे पे 50 किलो वजन भी डाल दिया है, तो वो चढ़ना है, ये ऐसा ये कोई सीधी सड़क नहीं थी जी। तो अगर हम फिर इस बात से फिर कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि जो फुल कॉन्फिडेंट में नरेंद्र मोदी जी हैं, कह रहे थे कि हम 400 तो लगभग अभी भी हैं, 400 तो इस बार हम पार करेंगे ही, काम हमने इतने ज़बरदस्त किए हुए हैं, और ये बात है कि 500 साल हुए थे कि राम मंदिर हमें चाहिए था, हमें 370 चाहिए था, हमें देश को एक GDP में जहाँ नीचे से नंबर 1 होते थे वहाँ ऊपर से हम तीसरे, हम लोग फ्रजाइल 5 थे, हम टॉप 5 में हैं। तो अगर उस स्थिति को देखा जाए, नरेंद्र मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखा जाए, तो वो 400 ना होकर के 300 भी नहीं हो पा रही है। तो फिर कॉन्फिडेंस था या हाइप बनाई गई, या फिर उनको भी पता था कि हाँ भाई इस बार थर्ड टर्म में फाइट तगड़ी होगी, भले हमने काम कितना भी कर लिया हो। देखिए उनको पता था फाइट तगड़ी होगी, 400 पार का नारा मेरे हिसाब से एक वॉर क्राई था, वॉर क्राई मतलब अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को जोश दिलाने के लिए एक काम था। उनको एक उम्मीद थी कि अच्छी सीटों से जीतेंगे, पुरानी परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे, क्योंकि पुरानी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी जी। आपकी 303 सीटें थी और उसके बाद NDA मिला के अब 350 के आसपास थे, है ना। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ कि जीत क्यों बड़ी है, फिर भी बड़ी है। अगर 2014 में नरेंद्र मोदी इतनी सीटें लेके आते तो क्या कहते, ओ नरेंद्र मोदी ने पहली बार सरकार बनाने की स्थिति में आ गए, क्योंकि राजीव गांधी के 414 के बाद 1984 के कोई पार्टी ने कभी बहुमत ही नहीं हासिल किया। जब से राजीव गांधी आए कांग्रेस डाउन हुई, जब से राहुल गांधी आए कांग्रेस गर्त में चली गई, कांग्रेस अंडर 100 की पार्टी बन गई, उनको राजीव गांधी ने अंडर 200 की पार्टी बना दिया। 400 तो वो माता जी के निधन के सिंपैथी में ले आए, लेकिन उसके बाद से वो डीप, मतलब दोनों ने गड्ढा कर दिया कांग्रेस में। राजीव गांधी ने लेके आ पाए थे ना, खुद भी नहीं, उनके बाद 189, 140, 200 के आसपास वो उस पर चलते रहे। फिर तो ये राहुल गांधी उसको, तो फिर मैं TN शेषन को बीच में ले आऊं कि किस तरीके से उनकी मृत्यु के बाद में फिर 1 महीने की छुट्टी लेकर वो अस्थियां घुमाई गई, और तब भी उतना मेजोरिटी नहीं ला पाए थे। बिल्कुल। और तब कोलेशन सरकार का 30 साल का लंबा माहौल चला। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, ग्रामर को चेंज कर देते हैं, तो हम लोगों के भी मन में ये बात को भूल जाते हैं कि ह्यूमन मेमोरी थोड़ी छोटी होती है। हम भूल गए कि 10 साल पहले, उसके 30 साल पहले, 10 साल पहले, उसके 30 साल पहले तो कोलिशन की सरकारें चला करती थी, अब टूटती थी, अब बनती थी, अब टूटती थी, अब बनती थी। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव एक सरकार चला पाए लंबी। नरसिम्हा राव के पास 230 सीट थी, अटल बिहारी के पास 180 सीट थी। नरेंद्र मोदी ने हमें भुला दिया 2014 में, 2019 में कि 272 से भी ज्यादा सीटें लाई जा सकती है ना। इसलिए हमको ये एक शॉक जैसा लग रहा है। हाँ, कोलिशन सरकार में थोड़े से एडजस्टमेंट होते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है, उनको जितना एक पॉलिटिकल मैन्यूअर, पॉजिटिव मैन्यूअर आता है, और उनके पास जो पार्टनर हैं, जो बड़े पार्टनर हैं, नीतीश कुमार, उनके साथ एक लंबा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। ऐसा नहीं कि कोई नए पार्टनर आ गए, कोई नया निकल के आ गया। लंबा NCP एक नया पार्टनर हो सकता है, लेकिन शिवसेना के साथ लंबा रिलेशनशिप रहा है, अभी उसके गुट के साथ है। आपके पास चंद्रबाबू के साथ आपका लंबा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है, वो अटल बिहारी की सरकार में थे। नीतीश कुमार के साथ आपका स्टेट में भी, सेंटर में भी लंबा वर्किंग रिलेशनशिप रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, कारण क्या है इस थोड़ी सी कमतर जीत के, इस पे हम बात कर सकते हैं। हाँ, मैं इसी पे ही आऊँगा। अगला मेरा सवाल है कि फिर भी ये इतने कम पे रोक देना, और उससे पहले मैं केवल यूपी के बारे में बात करूँगा। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि बहुत काम हुए हैं, ज़बरदस्त काम हुए हैं, और कुछ काम तो ऐसे हैं सिर्फ यूपी ही उनमें नंबर 1 है।
लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के अंदर वो अलायंस जो कभी हमने देखा 2017 में भी दोनों साथ आए थे, लेकिन पूरी तरीके से इनका जो किला था वो ध्वस्त हो गया था। योगी महाराज बड़े मैंडेट के साथ में आए थे, वही एक बार फिर से आते हैं और अब की बार वो कुछ कमाल वहाँ पे आके कर जाते हैं। पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि इसके पीछे की राजनीति क्या है या क्या माइंडसेट है वहाँ के लोगों का। अंकुर भाई, हमें पहले पूरे देश की स्टोरी से ही यूपी स्टोरी में जाना पड़ेगा। हाँ। पहली बात तो पूरे देश की, मतलब कोई नेशनल स्टोरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन से पूरे देश के चुनाव को एक्सप्लेन कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अगर मैं कोई भी थ्योरी कहूंगा तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में क्यों जीत गए, फिर हाँ। आप कहेंगे दिल्ली में क्यों जीत गए, फिर आपने कहा तानाशाह है मोदी। हेमंत सोरेन को जेल में डाला क्योंकि करप्ट थे, केजरीवाल दारू घोटालेबाज हैं, उनको जेल में डाला, दोनों जगह जीत गए। झारखंड में अच्छी सीटें आई जहाँ पे कहा कि ट्राइबल अस्मिता का सवाल है, वो सब अच्छी सीटें आई। दिल्ली में 7 की 7 आई, 7 के साथ आ गए। आप कोई भी कारण देंगे, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश कैसे जीत गया, आप कैसे उड़ीसा कैसे जीत गए 25 साल बाद, स्टेट गवर्नमेंट जीत गए, मुख्यमंत्री बनने जा रहा है वहां पे आपका। बिल्कुल। अब तेलंगाना में जो आपका स्टेट नहीं हुआ था वहां 4 से 8 कैसे होगा? और चाइना का इतना हाइप बनाया गया, अरुणाचल जीत गए। अरुणाचल जीत गए, जो अरुणाचल चाइना में वीजा, अरुणाचल में वीजा नहीं देता है, कहता है पेपर पे वीजा दूंगा। नहीं, आप केरला में सीट जीत गए, 16% वोट शेयर है आपके पास। आपके पास तमिलनाडु में तीसरे नंबर का 11% वोट शेयर, आप कैसे जीत गए वहां पे? आप उत्तराखंड, आप हिमाचल, जहां इतनी सरकार कांग्रेस की है, आप 4 सीट कैसे जीत गए? आप उत्तराखंड में 5 सीट कैसे जीत गए? कर्नाटक में देखो आप कर्नाटका में जो लॉस होने वाला था आप नहीं कर हुआ। तो मैं आपके बहुत सारे उल्टे उदाहरण दे दूंगा कि आप वो कैसे जीत गए। तो आसाम आप फिर से कैसे लिया, नॉर्थ ईस्ट की आप बहुत सारी सीटें बहुत कैसे अच्छी जीत सीट गए? आई हैं। तो इसलिए कोई भी नेशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक चीज, वोट शेयर भाजपा का 37% था, ओवरऑल इंटैक्ट है ना, बड़ा वोट शेयर है। और क्योंकि वोटर बढ़ गया है तो 37% इज ज्यादा वोट, मतलब अब जो नंबर ऑफ वोट ज्यादा बढ़े, कई करोड़ों में वोट है। कांग्रेस का वोट 2% बढ़ा है, हाँ 2% बढ़ने से सीट कन्वर्जन उसका ज्यादा बढ़ गया। वो सीट कन्वर्जन का कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस का एक फॉर्मूला था चुनाव लड़ने का, है ना, वो नेहरू जी के समय से, काम हम ज़्यादा नहीं करो, हम तो शाही परिवार के लोग, काम हमारे लिखा है, राजीव गांधी हैं, हम इंदिरा गांधी हैं, हम सोनिया गांधी हैं, हम राहुल गांधी, काम हम नहीं करना, हमें तो चुनावों को मैनेज करना, हमें वोट बैंक को मैनेज करना। वोट बैंक को कैसे मैनेज करना? मुसलमानों को तुम एक हो, तुम शिया सुन्नी नहीं हो, तुम अशरफ पसमंदा नहीं हो, तुम अशरफ पठान नहीं हो, तुम केवल एक हो, है ना। अंदर थोड़ा बहुत लड़ते रहो, मस्जिदों में मत जाओ, खाना मत खाओ, शादियां मत करो, सब होता है उनके, है ना, वो सब मत बात करो। बोलो तुम एक हो, तुम्हें हिंदू काट डालेगा, तुम्हें हिंदू मार डालेगा, है ना। कौन कटा कौन मरा कोई नहीं, फलदिश कर रहे हैं। वो अजीम प्रेमजी भी बन रहे हैं, वो अजरुद्दीन भी बन रहे हैं, वो मोहम्मद शमी भी बन रहे हैं, वो शाहरुख खान भी बन रहे हैं, वो रूबिका लियाकत भी बन रहे हैं। ऐसा एक फील्ड बता दी जिसमें अगर आप में काबिलियत है और आप भारत में टॉप पे ना पहुंचे, आप बॉलीवुड में ना पहुंचे हो, आप जुडिशरी में ना पहुंचे हो, आप पॉलिटिक्स में ना पहुंचे हो, आप जर्नलिज्म में ना पहुंचे हो, किसी भी फील्ड में आप एंटरप्रेन्योरशिप में पहुंचे हो, है तो वो डराओ, फिर भी डराओ। और हिंदू बोलो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम हिंदू क्या होता है हमें नहीं पता। आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप शाक्य हैं, आप वैश्य हैं, आप पासी हैं, जितनी जाते हैं उसको कॉन्शियसनेस क्रिएट करो अलग तरह से, कास्ट सेंसस करवाओ, कास्ट सेंसस कराना है मुझे। वो राजनीति चलाई, वो राजनीति चलती रही, ये लोग मजे से खाते रहे, सबको सिखा दी। सपा तुम भी सीखो रेसिपी, बसपा तुम भी सीखो रेसिपी, टीएमसी तुम भी सीखो, सबको रेसिपी पूरे देश में सिखा दी छोटी पार्टियों को, और इनको मिला के बंदर बाट से हम राज करेंगे, ठीक है। अब आए मोदी ने पूरी ग्रामर पट 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 मिटा दी। क्या ग्रामर थी? मैं लाभार्थी से कंसोलिडेट करूंगा, मैं हिंदू पे कंसोलिडेट करूंगा, और वो कंसोलिडेट हुए भी। आज भी वोट ऐसे नहीं पड़ा ना, करोड़ों वोट भाजपा को, 37% वोट थर्ड टर्म में पड़ना, कोरोना के बाद, मंदी के बाद, जीएसटी के बाद, वैश्विक मंदी के बाद आसान नहीं है। तो कंसोलिडेट हुआ खटाखट के बाद, है ना। अब क्या हुआ? अब इनको लगा यार ये तो राम मंदिर से खतरनाक कंसोलिडेशन हो गया। अब क्या करो? कास्ट सेंसस शुरू करो। कास्ट सेंसस इन्होंने पूरे 1 साल पहले से शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता था राम मंदिर तो होने वाला है जनवरी में जी। अब जैसे ये जब मंडल चला 1983 से 1990 में, ये जब कमंडल चला तो ये मंडल ले आए। अब जब राम मंदिर सच का आ गया, जो कमंडल का आंदोलन था, जब राम मंदिर बन गया, इनको अब क्या लाएं? अब मंडल 2 लाना पड़ेगा। मंडल 2 क्या है? कास्ट सेंसस कराओ। सबसे पहले इन्होंने कराई बिहार में, उसका कुछ नहीं करा, उससे कुछ निकाल ही नहीं पाए, कुछ खोद ही नहीं पाए। जैसे ना खोदा पहाड़ पर निकली चुहा, कुछ हुआ ही नहीं, उसको ढंग से बाहर भी नहीं करा। और उसके जो प्रणेता थे नीतीश कुमार, वही छोड़ के आ गए, वही छोड़ के आ गए, तो कास्ट सेंसस भूल गया। अब क्या करें? अब इन्हें मिला, इधर देखा, दाएं बाएं, 400 पार पे खेलो। 400 पार मतलब इतने बड़े आ जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देंगे। राजीव गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था, क्या किया था? शाहबानो के केस में किया था, बिल्कुल उल्टे पुल्टे किए। उन्होंने बोला भी है डायरेक्ट, उनका तो बहुत सारे बयान है कि हम कर भी देंगे अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़ेगी। कर भी 100 से ज्यादा बार तो गांधी परिवार ने करा। 106 अमेंडमेंट हुए। आपको अमेंडमेंट करने का तो देखिए, संविधान आपको खुद 368 आर्टिकल 368 में
देता है प्रोविजन कि आप कर सकते हैं। अमेंडमेंट ना करते 370 हटती क्या? हटती कैसे? आपने जो 8 अमेंडमेंट किए हैं भाजपा ने, अच्छे अमेंडमेंट, उसमें है 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, उसमें है 33 रिजर्वेशन फॉर वुमेन, उसमें है ओबीसी कमीशन, उसमें है कि ओबीसी की जातियां स्टेट अपने आप देख सकता है, उसमें है 370, तो उसमें तो अच्छे अच्छे अमेंडमेंट्स हैं। तो इन्होंने कहा इस पर खेला जाए। अब वो भी नहीं चिपका, स्टार्टिंग में नहीं चिपका कि संविधान बदल देंगे, लोगों को सब संविधान क्या बदल देंगे, है ना। फिर उनका और कुछ बड़ा झूठ बोल जाए, झूठ चिपक नहीं रहा है। अब जो उन्होंने झूठ बोला जो घातक हुआ, और शायद भाजपा ने भी और हम लोगों ने बहुत लोगों ने इसको लाइट लिया, वो था अमित शाह का डीप फेक वीडियो। इन्होंने, अमित शाह ने कहा कि आप जो मुस्लिम रिजर्वेशन देते हैं उसको हम हटा देंगे। ये लोग क्या करते थे, ओबीसी कोटे में से SC ST कोटे में लेके धीरे 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 करके आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तेलंगाना में ट्राई करते थे। हाईकोर्ट इनको रोकता था, फिर कहीं से कर्नाटका में, फिर हाईकोर्ट इनको मना करता था, फिर ये साइड से फिर लगा देते थे इस रिजर्वेशन को हम बंद कर देंगे। इन्होंने क्या करा, आजकल डीप फेक में क्या होता है, आप आवाज का 20 वीडियो इनपुट दे दो, वो आवाज क्रिएट कर देता है। उन्होंने कट पिट करके लगा दिया कि हम SC ST रिजर्वेशन कर देंगे। मतलब इसमें तो उस आदमी को लंबी जेल हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को इस बात पे जेल होनी चाहिए, उन्होंने फेक वीडियो डाला। आपके मन से कह रहा हूं मैं इस समय। बिल्कुल। और वो वीडियो चला रहा है एक मुख्यमंत्री, उसको पता नहीं था कि झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने रैली नहीं सुनी थी क्या? वो रैली चेक नहीं कर सकते थे यूट्यूब में? यानी जानबूझ के डलवाया गया। उन्होंने कहा था कि भारत में जब तक वो पुलिस में जाएगा, केस उसमें जाएगा, मैं कह दूंगा गलती से डल गया, माफी मांग के हट जाऊंगा। और फिर उस वीडियो को व्हाट्सएप के थ्रू फैलाया गया। मुझे अब जाके पता लगा व्हाट्सएप के थ्रू समाजवादी पार्टी को दिया गया और छोटी सभाओं में दिखाया गया, टीवी में स्क्रीन में दिखाया गया, आपका रिजर्वेशन जा रहा है, आपका रिजर्वेशन जा रहा है, आपका रिजर्वेशन जा रहा है। तो ये बात उन्होंने घर कर दी। अब अखिलेश को पता लगा, अखिलेश ने आपने देखा एंड में सीटें बहुत बदली। सीटें बदली, उसने कहा कि मेरी MY तो पक्की है, मेरी मुस्लिम तो किसी को दे नहीं सकता, मेरे घर का वोट है। कहते हैं ना, वो तो मेरे घर में पड़ा है, यादव मेरे घर का वोट है, कुछ होगा नहीं, केवल परिवार को तो देना है, परिवार की राजनीति है, परिवार के लोगों को दी। मतलब भैया लड़े, अखिलेश लड़े, भौजाई लड़ी, डिम्पल लड़ी, और 3 देवर लड़े भौजाई के, आदित्य लड़े, धर्मेंद्र लड़े, और एक का नाम अक्षय लड़े, है ना। सारे परिवार के लोग लड़े। तो और यादव नहीं दूंगा, नहीं तो अगर यादव ज्यादा दे दूंगा तो गैर यादव जो ओबीसी है वो कैसे आएगा मेरे पास, है ना। फिर मुसलमान भी 4 दिए, मुसलमान मेरे घर का वोट है, मुझे करना, ओवैसी भी नहीं है इस बार तो, है ना, तो कोई काटेगा नहीं मेरा वोट, बसपा का वोट जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है। देखिए जो मुस्लिम वोट है अंकुर, वो नेगेटिव वोट है। नेगेटिव वोट मतलब वो सपा को नहीं मिल रहा है, वो जो भाजपा को हरा रहा है उसको मिल रहा है, उसी को जाता है। वो कल XY हो जाए तो XY को मिल जाएगा, वो कल ABCD हो जाएगा तो ABCD को मिल जाएगा। वो कि सपा के लिए वोट नहीं है, वो बीजेपी के अगेंस्ट वोट है ना। वो इन्होंने माहौल बना रखा है, क्योंकि उसने फिर क्या दलित वोट दिए, शाक के वोट दिए, पासी टिकटें दी। उससे क्या हुआ, और ये जो झूठा वाला नैरेटिव है ये फैलाते रहे, SC ST का रिजर्वेशन ले लेंगे, SC ST का रिजर्वेशन लेंगे, SC ST का रिजर्वेशन ले लेंगे, राइट। और उधर भाजपा ने वोट नहीं बदले ज्यादा, टिकट नहीं बदले ज्यादा, ये भाजपा की गलती रही। भाजपा को लगा शायद विरोध होगा, और भाजपा को लगा देखो मोदी योगी की लहर है, और लहर भी कोई ऐसी फर्जी लहर नहीं है भाई। आपने अयोध्या का फेस चेंज कर दिया, बिल्कुल। मंदिर तो एक बात है, पूरे अयोध्या का फेस चेंज कर दिया आपने। वहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, हर व्यक्ति जो ये जो कलावे बेचता है वो भी कमा रहा है, पुजारी भी पैसा कमा रहे हैं, टैक्सी वाला भी, होटल वाला भी, खाने वाला भी, हर व्यक्ति पैसा कमा रहा है। थोड़े टाइम दुकानों में दिक्कत आई, जो दुकानें टूटी, लेकिन वो 10,000 दुकान वाला 50,000 भी तो कमा रहा है ना। तो लेकिन जहाँ पे भी थोड़ी सी दिक्कत, जैसे फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कास्ट देखो तुम्हारी कास्ट के पीछे योगी पड़ा है, तुम्हारे इसमें पड़ा है, ये एंगल डाला ना, और फिर योगी ठाकुर है, योगी को हटा देंगे, वो ठाकुर वोट भी खींचा। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग थी बहुत सारी, ये जो झूठी सोशल इंजीनियरिंग थी, कोई पॉजिटिव सोशल इंजीनियरिंग भी नहीं है, झूठी सोशल इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से चिपक गई वहाँ पे, और भाजपा और पोलस्टर इसको नहीं भाप पा, इसको नहीं भाप। तो लेकिन 10 साल के अनुभव जो रहे हैं, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी भी हैं और मोदी जी भी हैं, तो उनका जो किए हुए कार्य हैं और आम जनता, गरीब जनता के प्रति जो उनका समर्पण है, क्या वो विश्वास नहीं जम पाया? एक मतलब एक छोटा सा क्लिप या छोटी सी वीडियो के, जबकि लोगों को लग रहा है कि वो पब्लिक में बैठे हुए बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई गुप्पे चुपे किसी कान बोल रहे हैं। तो क्या उसको हम दोबारा से चेक कर लें, और जिसने हमारे लिए इतना काम किया है। और मुझे एक और भी चीज़ मैंने देखी कि बसपा को जो वोट्स मिले हैं उसको देख के ये लग रहा है कि जो उसका डेडिकेटेड वोट था वो भी शायद सपा की तरफ चला गया लास्ट। अब इस पे आते हैं, देखिए, और सपा के कार्यकाल में बसपा के कोर वोटर के साथ में सबसे ज़्यादा जातियाँ होती आई हैं, लेकिन फिर भी उसकी तरफ शिफ्ट हो गया। वहाँ पे वो कांग्रेस की वजह से गया, वहाँ पे। यहाँ पे देखिए, जब कांग्रेस के साथ अखिलेश ने टाइप करा तो मुझे थोड़ी भनक है, कांग्रेस के साथ क्यों टाइप करेगा, 4% की पार्टी और नुकसान करेगी। लेकिन उसको पता था कि मैं तो दलित नैरेटिव देने वाला हूँ, मैं तो इनको तो पहले से कॉन्स्पायर, कोई एकदम से तो ना करा, इनको चुनाव के जैसे ही शुरू होगा हम एक झूठा वीडियो डालेंगे, अमित शाह का डालेंगे, मोदी का डालेंगे, इनको पहले से पता था। तभी उन्होंने कास्ट सेंसस की बात पहले से करी थी, संविधान की बात पहले से करी थी। वो गुटखा लेके संविधान में घूमते थे, पता नहीं होगा उसमें संविधान के 4 क्वेश्चन पूछ लो, उसमें से 0/0 आएगा उनका
नील बटे सन्नाटा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ये जो इन्होंने ये जो कास्ट सेंसस का ये जो इन्होंने ग्रुप में फैलाए, इनको पहले से पता था। तो उसको ठीक कह रहे भाजपा नहीं भाप पाई, उसको नहीं भाज पाई, भाजपा का आईटी सेल उसको नहीं भाप पाया, उसको काउंटर नहीं कर पाया। और एक बात और थी अंकुर भाई, अगर आप 100 लोगों तक झूठ पहुंचा देते हैं, उसका एक्सप्रेशन केवल 50 लोगों तक जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति जिसने देखा उसको नहीं आएगा ना वीडियो, वो मैप करना। तो कंफ्यूजन फैलाना, र्यूमर फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना हर समय आसान होता है, उसका एक्सप्लेनेशन देना हर समय मुश्किल होता है। नरेंद्र मोदी ने बहुत चतुराई से उसको, उस कैमरे को जो उन्होंने दिखाया, उन्होंने झूठा दिखाया कि तो SC ST रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, उन्होंने कहा नहीं SC ST नहीं, इनका देखो ये मुस्लिम रिजर्वेशन आपका खत्म कर रहे हैं। और देखिए भाजपा को कम वोट नहीं आया, भाजपा को 41-42% वोट आया, सपा को आज भी केवल 30-32% ही वोट आया उत्तर प्रदेश में। वो वोट शेयर वाइज 2% की पार्टी है। देखिए वोट शेयर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, लोग कहते हैं सीट पे बात करो, लेकिन फाइनली आपको वोट तो लोगों का ही मिल रहा है ना। वो सीट में कभी कन्वर्ट हो पाता है फर्स्ट पास द पोल सिस्टम में, कभी कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो भाजपा को बड़ा वोट आया अभी भी, इसलिए घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अभी भी लोग नरेंद्र मोदी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ बिल्कुल पुख्ता रूप से खड़े। हाँ, भाजपा के टिकट सिलेक्शन में गलती हुई है, शायद आपसी समन्वय में कोई गलती हुई है, कुछ ऐसी भी बातें निकल के आए कि योगी जी ने कहा किसको टिकट दे दो। देखिए तीन तरह के लोग होते हैं एक राज्य में, एक तो चीफ मिनिस्टर और उसकी पूरी टीम, एक स्टेट की पार्टी और एक नेशनल पार्टी, और उसके बीच में कुछ सर्वेयर्स है ना जो आपको इनपुट्स देते हैं। तो इनके बीच में शायद समझ में ना रहा हो चुनाव के बीच में, क्योंकि बड़ी भागदौड़ होती है कि भाई योगी जी ने क्या प्रेफरेंस कही है ना। प्रेफरेंस मतलब सबकी प्रेफरेंस अवेलेबिलिटी है कि भाई इसको 2 जीतेगा है ना, पार्टी ने, लोकल पार्टी ने कुछ और कहा, इसने कुछ और कहा, ये शायद उतना तालमेल ना हो पाया जिसको लोग कह रहे हैं कि भाई योगी जी की 35 सीटें थी। वो तो देखिए कहने का तरीका होता है, एक बार निर्णय कुछ आ जाता है उस पर हाइंड साइड में बहुत सारे कमेंटेटर्स को कमेंट्री करना बड़ा स्टाइलिश लगता है कि ये रीजन था, मुझे पता था है ना, और किसी को नहीं पता था, मुझे पता था, ये कहना। हाँ, सीट सिलेक्शन हमें भी लगा कई जगह, जैसे अयोध्या की बात करते हैं, लल्लू सिंह पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, छात्र राजनीति से आज तक आए, लेकिन शायद उनकी शेल्फ लाइफ हो गई थी, उनकी उम्र 70 से ऊपर है। आप तो कहेंगे नरेंद्र मोदी भी 70 से ऊपर है, लेकिन हर व्यक्ति नरेंद्र मोदी जैसा जवान नहीं होता ना। 73 उम्र में नरेंद्र मोदी जैसी ताकत हम लोगों में नहीं है आज, तो वैसा व्यक्ति हर व्यक्ति नहीं होता। अब वो शिथिल हो चुके हैं, वो इतनी बैठक नहीं कर सकते, वो लोगों से नहीं मिल पाते, उनका मेल मिलाप उतना नहीं है। तो जब ऐसा लग रहा है आपको तो उसको बदल दो। भाजपा कहता है अरे नहीं यार, योगी मोदी की लहर है, राम मंदिर की लहर है, हमने काम अच्छा करा, हमने सड़कें बनाई हैं, हमने घर दिए हैं, हमने नल में जल दिया, हमने टॉयलेट दिया, हमने राशन दिया, हमने डिब्बा सच में दिया। अब जिस घर में जाओ, मैं तो केवल गाँव में जाता था अंकुर भाई, नल खोल कर दिखता था सब में पानी। यार लोग कहते भाई हमारी तो मीलों की यात्रा बचा ली नरेंद्र मोदी ने, योगी ने हमारे सिर से 20-20 किलो के, 20-20 लीटर के, 30-30 लीटर के मटके हटा दिए, हमारे सिर से लकड़ी हटा दी जब गैस जलाते हैं। तो वो सब काम हुआ, उसी से इतना वोट आया भी है। लेकिन जो मायावती का वोट शिफ्ट हुआ, उसका जो 20% वोट होता था केवल 9% रह गया। तो जो 10% वोट हुआ, अब आपको लगा सपा के पास क्या जाए, क्योंकि यादव और दलित की पुरानी लड़ाई है। लेकिन ये कांग्रेस के चक्कर में, क्योंकि कांग्रेस का एक पुराना दलित ब्राह्मण वोट बैंक था, दलित ब्राह्मण मुस्लिम वोट बैंक था, उसने जो ग्रेविटेट करा अपनी तरफ, क्योंकि पुरानी पार्टी है। ये आपको देखो पुरानी ब्रांड होने का एक फायदा होता है कि आप वापस आ सकते हैं किसी भी समय। उसकी वजह से इनको ये जो दलित वोट है, और कारण झूठ से बना और डाइवर्जन यहाँ हुआ। जैसे आपको अयोध्या की सीट पे एक बात बताऊं कि कैसे कई बार एक कास्ट के लिए ग्रेविटेट हो जाते हैं और किस तरह के नारे बनाए गए, और अखिलेश यादव को गुरेज भी नहीं होगा ऐसे नारे बनाने में। एक नारा चला जो मैंने अयोध्या में सुना कि ना अयोध्या ना काशी, अब जीतेगा पासी। अच्छा। क्यों, कौन है पासी? पासी कैंडिडेट, उसकी जात है। मतलब इस तरह के नारे से सोशल इंजीनियरिंग करना ना, ये अखिलेश यादव, मायावती, इनकी पुरानी राजनीति रही है। उत्तर प्रदेश जातीय राजनीति का गढ़ रहा है ना, और उसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बाहर खींच के ले गए कि भाई इसको विकास की राजनीति है। अब थोड़ा सा टिल्ट बैक करा है, क्योंकि और अखिलेश यादव को बहुत मजा आ रहा है इसमें कि भाई जाति की राजनीति, तो अखिलेश यादव मजा करेंगे उसमें, क्योंकि वही उसके प्रणेता है, और उसको नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ विकास की राजनीति खींचेंगे, उसमें हमें उनके साथ खड़े रहना। तो और ये भी थोड़ा गया, ऐसा नहीं थोड़ा गया, तो मैं कह रहा हूँ बार कह रहा हूँ भाजपा को फिर भी 42% वोट मिला है। थोड़ा सीट सिलेक्शन गलत हुआ, थोड़ा ये झूठ चिपका, झूठ को क्लैरिफाई करने में लेकिन वो दोनों मिलकर फिर 17 में क्यों कमाल नहीं कर पाए थे? 17 में तो उस टाइम पे तो अखिलेश का ही इतना मेरा काम बोलता है, वो तो काम नहीं था ना, क्योंकि वो तो एंटी इनकम्बेंसी थी ना। देखिए अगर योगी की, मोदी की एंटी इनकम्बेंसी होती, इनको 5 सीट नहीं आती, इनको 5 सीट नहीं आती, क्योंकि उनके पास वोट शेयर है, बड़ा वोट शेयर है, क्योंकि काम है इसलिए आप इतना वोट ले पा रहे हैं, इतना बड़ा काम है, लाभार्थी वर्ग है, बड़ा वो। लेकिन आई थिंक जो बड़ा प्रश्न होगा, जो मैंने भी अपने आप को ठटोला, कि अगर यही फैक्टर है तो बिहार में क्यों सीटें आ गई? मुझे वो भी है, बिहार का भी है, लेकिन उससे पहले बिहार की सोशल इकोनॉमिक
कंडीशन, ज्योग्राफी, स्थिति काफ़ी कुछ सिमिलर है। सिमिलर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसको पिछले 7-8 साल में काफ़ी चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ इतना बड़ा डिप, और खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर हमें विश्वास नहीं था, फिर भी वो सीटें हाथ से निकल गई हैं। क्या आपको लगता है कि जो लास्ट में आकर के कुछ कास्ट थे जिन्होंने कहा कि भाई हम बाइकआउट भाजपा करते हैं, क्या उसका भी असर पड़ा है? देखिए, बाइकआउट भाजपा वो जैसे जो नारे दी जाते हैं, बाइकआउट भाजपा ऐसा प्रखर रूप से किसी ने नहीं कहा। जो मैंने कहा, 2 कन्फ्यूजन कि SC ST का रिजर्वेशन जा रहा है और योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, योगी आदित्यनाथ की बात नहीं सुनी जा रही है ना, योगी आदित्यनाथ को डाउन किया जा रहा है। ये जो 2 रूमर फैलाए गए, उनके कैंडिडेट्स को टिकट नहीं मिली, ये जो 2 नैरेटिव फैलाए गए, ये शायद भाजपा ने इनको उतना सीरियसली जितना सीरियसली लेना चाहता उतना नहीं सीरियसली लिया। ये चिपका जाके फिर अखिलेश ने टिकट अच्छे बांटे। उसने अपने यादव टिकट नहीं दिया, उसने अपने मुस्लिम टिकट नहीं दिए, उसने कास्ट के, और भाजपा ने सीटें नहीं चेंज करी। जो 2 बार के सांसद थे उनकी टिकट बदलना था, और जो टिकट दिए भी कई बार बड़े इनएक्सपीरियंस लोगों को दे दिए जिन्होंने नई चुनाव लड़े। जैसे विधायकों को जहाँ चुनाव टिकट मिलता है वो प्रभावी होते हैं, क्योंकि विधायक ने चुनाव लड़ा है, उसको पता है, जनता उसे जानती है। जो आपके देखिए, हर सीट पे 5 विधायक होते हैं, है ना, मोटा हर लोकसभा सीट पे, उनमें से एक विधायक पॉपुलर होता है, इसने अच्छा काम करा होता है। कई होते हैं, मतलब एक हो सकता है खास, उनमें से तो बेस्ट अमंग, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है उन सीटों पे जहाँ, जैसे हमारे ब्रजेश जी बहुत फेमस है 7 सीटों में। हाँ जी, तो कोई भी तरीका हो सकता है, मतलब वो क्राइटेरिया क्या हो वो सकता है। तो वो एक तरीका है जिसने दबंगई, जैसे आपको सहारनपुर की सीट बताता हूँ। सहारनपुर की सीट भाजपा हारी, लेकिन देवबंद से जीत गई 22,000 वोट से। आप लोग असेंबली से चेक कर सकते हैं। जो ब्रजेश सिंह वाली सीट है, कुंवर ब्रजेश सिंह वाली, जो MOS PWD है योगी सरकार में, वाली सीट जीत गए, मतलब वो वाला पार्ट जीत गए। तो आपको इस तरह से सीट सिलेक्शन करना, मुझे भाजपा करती भी है, मैं कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ भाजपा को, भाजपा करती भी है। गुजरात में तो लॉक स्टॉक बैरल पूरा कैबिनेट चेंज कर दिया मुख्यमंत्री ने, लेकिन यहाँ पे एक सीट की सेंध मार दी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनको लगा कि भाई शायद स्थिर रखते हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखते हैं। योगी मोदी की सॉलिड ब्रांड है, बहुत सारा काम हुआ है, मथुरा, काशी, अयोध्या यहाँ पर है, तो उसके ओवर कॉन्फिडेंस में आया शायद, और कास्ट का वोट चला गया। बिहार में बहुत हुआ कि कास्ट सेंसस कराएंगे, कास्ट सेंसस, और उसका मुख्य जो चेहरा रहे हैं वो तेजस्वी यादव रहे हैं, और तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों। हाँ, और मतलब ये जो पूरा का पूरा प्लान था वो तेजस्वी का था, लेकिन नीतीश तो क्योंकि CM थे उस टाइम पे, अगर नीतीश चेहरा रहे होते तो वो भाजपा में क्यों ही आते हैं वापस। तो उनको 4 सीट आई हैं, और जो एकदम मतलब नया चेहरा एकदम चिराग पासवान, उनकी 5 सीटें आ जाती हैं, और फिर आप ये देख 100% है। और भाजपा का भी अगर देखा जाए तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा वोट परसेंटेज, काफ़ी अच्छी सीट निकली है। वहाँ पर ये वाला चमत्कार क्यों नहीं हो पाया? फिर मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक, आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि जो SC ST के झूठे वीडियो का, मतलब कांग्रेस की मेन स्ट्रैटेजी, नंबर 1 स्ट्रैटेजी ऑफ झूठा वीडियो ऑफ अमित शाह, जो ये चुनाव जीती है। और उनसे मुझे डर करता क्या है कि एक बार अगर खून लग जाता ना, शेर को नहीं बोलूंगा, गीदड़ को बोलूंगा, है ना, क्योंकि शेर तो कहीं से नहीं है ना। एक बार गीदड़ को खून लग जाता, उसको लगता है ये तो ट्रिक काम कर रही है, अब तो इसको और चला है। जैसे केजरीवाल को लग गया, केजरीवाल को लग गया, कुछ झूठ बोल के निकल जाओ, अरे मेरे हाथ में ये है, लिख के दे रहा हूँ जी, वो रोज ही लिख के देते रहते हैं, लिख के दे दिया है मैंने जी, मैंने इंटरनल सर्वे करवाया जी, सब झूठा हो गया। इवन RSS भी उसको बताती है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो भी सर्वे करती है, इंटेलिजेंस IB भी उसको आके बताती है, संघ के कुछ लोग भी उसको बताते हैं, भाजपा के कुछ लोग भी उसको बताते हैं, रोज उनको फोन आते हैं कि हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो। रॉ भी करता है, हाँ, रॉ भी करता है, सब बताता है कि ये झूठ उन्होंने काफी समय चला है। अब वो जेल में बैठ के कैदियों को झूठ बता रहे होंगे। लेकिन ये जो SC ST का झूठा नैरेटिव है, ये मुझे लगता है जो बिहार में नहीं फैल पाया, और उसका जो मेजर क्रेडिट है उसको ना फैल पाने का, वो मैं चिराग पासवान को दूंगा। चिराग पासवान है, शेड्यूल कास्ट जाति आती है, उनका प्रेजेंस उन 5 सीटों में नहीं, पूरे बिहार के अंदर है। नीतीश कुमार का जो प्रेजेंस है वो भी EBCs, मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के साथ है, तो उन्होंने उस नैरेटिव को फैलने नहीं दिया उतना, क्योंकि वो उनका प्रेजेंस है ना, क्योंकि वो तो उस बस्ती में, उस गांव में, उस शहर में, उन कस्बों में, उन कम्युनिटीज में रह रहा है, तो वहाँ पे इनके भी लीडर्स हैं, तो उसने उसको फैलने नहीं दिया। वहाँ उसने जो चेक लगाया, बल्कि एक बार को चिराग पासवान को 10 रैली उत्तर प्रदेश में भी करवा देना चाहिए, क्योंकि भाजपा के पास ऐसा कोई मुखर दलित चेहरा नहीं है, दलित चेहरा नहीं बिल्कुल है। ऐसे बहुत सारी जो रिजर्व उस लेवल के नहीं है, जो बहुत सारी रिजर्व सीट्स हैं, उससे भाजपा के कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन ऐसा चेहरा कि इसने, जैसे योगी आदित्यनाथ जो कह दिया वो बात है ना। लेकिन अगर एक ऐसा SC चेहरा होता जिसकी बात सुनी जाती, जिसमें आदमी देखता अपना भविष्य, है ना, जैसा मायावती में एक समय देखा करता था, तो वो उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं था। जो पार्टनर्स भी थे वो भी इतने कद्दावर नहीं थे। तो ये बिहार में लाभ हुआ मेरे ख्याल से, EBCs का जो पकड़ नीतीश कुमार में है,
और पासवान और जो शुल्कास दलितों में जो चिराग पासवान की पकड़ है, उससे इस झूठे नैरेटिव को फैलने से रोका गया। बिहार में उत्तर प्रदेश राज्य भी बहुत बड़ा है और थोड़ा शायद ओवर कॉन्फिडेंस में भी नरेंद्र मोदी की ब्रांड में, तभी नरेंद्र मोदी देखिए मार्जिन कम हो गया, 4.5 लाख से 1.5 लाख पे मार्जिन, 1.5 लाख पे आ गया। 1.5 लाख पे नरेंद्र मोदी जैसे, मतलब आपने काशी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। लेकिन और आपको वहाँ लगता है मतलब कई बार, वैसे मैं वोटर को कभी कुछ नहीं बोलता, मेरे ख्याल से वोटर का विवेक सबसे बड़ा विवेक है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मतलब कई बार दुख होता है, जिस रायबरेली को आपने 50 साल में छुआ तक नहीं, उसका थोड़ा बहुत जो उद्धार हुआ है उसका अब वो योगी आदित्यनाथ में आएगा। जिस अमेठी को आपने छुआ तक नहीं, उससे आप 1.5 लाख से 3.5 लाख वोट से जीते हो। जिस काशी का कायाकल्प कर दिया नरेंद्र मोदी ने, उसको मतलब इससे कई बार मैं कहना नहीं चाहूंगा, बात थोड़ी ठेस लगेगी, अब हल्का सा एहसास भी होता है कि हम 1000 साल गुलाम रहेंगे। हम 1000 साल गुलाम रहे विचार क्यों? तो आता है। अब विचार आता है इस बात से कि भाई कई बार हम छोटे से लॉलीपॉप पे भटक जाते हैं, बिल्कुल। है ना, अच्छे इतने बड़े अच्छे काम को हम भूल और जाते हैं। देखो ना, वो भ्रम आता है। राजशाही का प्रभाव अभी भी जनता पे है कि एक वो सोनिया गांधी आती है कि मैं अपना बेटा तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, जैसे राजा लोग बोला करते थे कि भाई अब मेरा प्रिंस जो है वो यहाँ का राजा बन गया, गद्दी ये संभालेगा, अब आप लोग देख लेना। ये बीच बीच में बोले ना कि अरे हमारा तो बैंक अकाउंट सील कर दिया, इन्होंने तो इलेक्टोरल बोर्ड से पैसा ले लिया। मैं कहाँ से, लखनऊ से प्रयाग जा रहा था, है ना, उसके बीच में रायबरेली आता है, तो ऊंचाहार में भटोही में बिल्कुल एक मेरी कार थोड़ी सी ट्रैफिक जैम में फंस गई। देखा सामने से लंबी फ्लीट आ रही है 50-100 गाड़ियों की, तो हमने पहली बार माता प्रियंका गांधी के दर्शन करे। हम और वो करीब 1 मिनट बगल गाड़ियां हमारी थी, मैं उनको देख रहा था, वो बैठी थी डिफेंडर जो करोड़ों रुपए की गाड़ी, उसमें ऐसी महंगी गाड़ियां रायबरेली में घूम रही हैं। पैसा नहीं है इन लोगों के पास, इनके बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं। मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, उसमें कांग्रेस के ऐड आ रहे हैं, पॉलिटिकल ऐड आ रहे हैं उसमें, तो उन्होंने पूरा सोशल मीडिया में पैसा बहा दिया है। सुना है यूट्यूब ने जितने भी राष्ट्रवादी यूट्यूबर हैं उनको शैडो बैन कर रखा है। अब वो कैसे करा है, उनके कुछ एम्प्लॉई ने, मेरे ख्याल से यूट्यूब बड़ी कंपनी है, वो जानबूझ के ऐसा नहीं करेगी, लेकिन कोई इंटरनल एम्प्लॉई को शैतानी कर सकता है। ट्विटर में मैं देख रहा हूँ कि हम लोग को ट्वीट करते हैं तो उसमें 100 रिट्वीट आते हैं, कोई दूसरा फर्जी करता है उसको 500 रिट्वीट आते हैं, तो शैडो बैन हुआ है। पूरा एआई कंपनी खरीदी गई इसके लिए, बिल्कुल, ताकि पूरा मैनिपुलेशन इंडिया के अंदर चल सके। जर्मनी से एक व्यक्ति बुलाया गया, खास तौर पे करोड़ों रुपए उसके लिए फंडिंग हुई, और कहा गया कि ये झूठे वीडियोस बनाओ सारे, चाहे वो फिर बीफ कंपनी से डोनेशन लेने वाला हो, चाहे वो फिर तानाशाही वाला हो, चाहे वो औरंगजेब और शिवाजी की इन सब की कंपैरिजन वाला हो। मतलब एक बहुत तगड़ा नैरेटिव बना करके इस पूरे के पूरे चुनाव को बदला गया है, पलटा गया है। जैसे कि हमने बात करी थी कि साउथ में लग रहा था कि भाई ओवैसी इस बार हो सकता है कि जाए, क्योंकि लाखों फर्जी वोट वहाँ से हटवाए गए थे। ये बात आ जाती है कई बार कि एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के अंदर कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, लेकिन हम ये कभी नहीं सोच सकते कि मुस्लिम पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कश्मीर में देख लो, हिंदू कैंडिडेट सोचती भी नहीं है सीट खड़े करे, उसे पता है बेकार है ना, वहाँ से कभी हिंदू कैंडिडेट जीतता। लेकिन माधवी लता जी के साथ मैं गया भी, मैंने अपनी पुस्तक का कार्यक्रम भी करा हैदराबाद में, मुझे भी काशी में मिली, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। पहली बार हैदराबाद का चुनाव सुर्खियों में आया, पहली बार ओवासी मंदिर जाने के लिए बाध्य हो गए, पहली बार ओवासी अपने क्षेत्र में जो बड़े परिवार हैं हिंदुओं के, उनके घर में जाने के लिए मजबूर हो गए, तो उनको हाशिए में तो ला दिया। लेकिन वही जो हमारी पुरानी परंपरा है कि हम घर में बैठ के सोचते रहते हैं। आपने जो 1-1.5 लाख वोट पॉइंट आउट भी करा, माधवी लता जी सारा कटा नहीं कटा पता नहीं, तो लेकिन उन्होंने चैलेंज दे दिया उनकी, जिन्होंने जिस मुखर आवाज़ को उठाया है उससे मेरे ख्याल से जो 8 सीट जीते हैं तेलंगाना में, उसमें प्रभाव पड़ा है, बहुत प्रभाव। क्योंकि जब देखिए माधवी लता जब बोलती हैं, जब कोई भी कैंडिडेट बोलता है तो वो तो टीवी में जाता है ना। मेरी माताजी जो उत्तर प्रदेश में बैठी हैं वो माधवी लता की वीडियो मुझे भेज रही हैं, उनको लग रहा है तो माधवी लता बहुत मुखर बोल रही, बहुत अच्छा बोल रही। तो माधवी लता जी ने मेरे ख्याल से पूरे भारत में, पूरे तेलंगाना में सीटों में प्रभाव डाला। अपनी सीट हारी हैं वो, लेकिन और जोर से लड़ेंगी मेरे ख्याल से। स्मृति ईरानी पहली बार हारी थी, फिर जीती, अब हारी हैं। तो देखिए जो कहते हैं ना वो कि जो ताकत रखता है वो एक बार कभी हारता भी है, कभी जीतता भी है। गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में। जी, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि मतलब अगर ये मिली जुली सरकार बनेगी और नीतीश कुमार का या फिर टीडीपी का जिस तरीके का इतिहास रहा है, ये तो है कि वो साथ रहे हैं, लेकिन ये भी इतिहास रहा है कि वो छोड़ के गए रहे हैं, छोड़ के गए भी हैं। अगर ऐसी स्थिति कोई आती है तो वैसे में आपको क्या लगता है? दूसरी चीज़ के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगर अब की बार हम यही फुल मेजोरिटी में आते हैं तो बड़े फैसले होंगे, क्या वो बड़े फैसले अभी भी लिए जाएंगे? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है और जिस तरह से उनको पॉजिटिव मैनूरिंग करनी आती है अच्छी चीज़ों पे, वो टीडीपी को, क्योंकि टीडीपी को अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी चलानी है अच्छे से, समन्वय से चलाएंगे तो अच्छी चलेगी। नीतीश कुमार को अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी चलानी है, समन्वय से चलाएंगे तो अच्छी चलेगी। तो
वो दोनों को मेरे ख्याल से अच्छे से मैनेज करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 180 में सरकार चलाई, देखो यूपीए 1 और यूपीए 2 तो 140 और 200 पे चली। ये तो ये जो सिंगल पार्टी है बहुत बड़ी पार्टी है, और इसमें बहुत छोटे 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 बहुत सारे दल हैं, एक दो सीट वाले दो वाले तो हैं बहुत सारे, लेकिन जो बड़ा चंक है वो आपको टीडीपी से और नीतीश कुमार से आता है। तो मेरे ख्याल से उनके भी आई एम श्योर कुछ बार्गेन होंगे कि हमें भाई ये मंत्रालय दो, वो मंत्रालय दो, तो वो एक नेगोशिएशन होगा, सेटल होंगे। अभी मेरे ख्याल से मैंने देखा फोटो भी आ गई है, सारे दलों ने मिलके प्रधानमंत्री के नाम को प्रपोज कर दिया है। मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में शपथ भी देखेंगे। तो जल्दी हम तीसरी बार सुन रहे हैं, मैं नरेंद्र मोदी शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तो उसमें कोई देरी नहीं है। और जैसे मैंने बार बार कहा है, तीसरी बार विश्व में किसी का भी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना, कोरोना के बाद बनना, जीएसटी के बाद बनना, रशिया युद्ध की मंदी के बाद बनना, अपने आप में एक कीर्तिमान है, और नरेंद्र मोदी को कीर्तिमान बनाने जा रहे हैं। मतलब स्ट्रांग रहेंगे या फिर वो उसमें फिर मुझे लगता है वो उतने ही स्ट्रांग रहेंगे, उतने ही स्ट्रांग रहेंगे जैसे वो स्ट्रांगली देश को आगे ले गए, जैसे उन्होंने आंख में आंख डाल के अमेरिका से, वेस्ट से, चाइना से, पाकिस्तान से डील करा, वो भारत को उसी बुलंदी से आगे ले जाएंगे। लग रहा है कि फुल कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस है, नरेंद्र मोदी का कैरेक्टर आप नहीं चेंज कर सकते। इससे यहाँ पर हम आते हैं अब 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव। जी, जैसा कि अभी की बार में परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो किन्हीं भी कारणों से रहा हो, अब क्या लगता है कि अगले आने वाले 3 साल योगी जी के लिए कैसे रहने वाले हैं? देखिए नरेंद्र मोदी का जो अपना इलेक्शन था वो 2022 का इलेक्शन था, वो उनका री-इलेक्शन था। योगी ये जी नरेंद्र मोदी का इलेक्शन था, लेकिन उसमें चीफ मिनिस्टर का, लोकल स्टेट यूनिट का योगदान होता है। तो नरेंद्र मोदी अपने एग्जाम, योगी आदित्यनाथ अपने एग्जाम में तो खरे उतरे हैं। उन्होंने 2022 में 5 साल के बाद कई मल्टीपल रिकॉर्ड तोड़े। उत्तर प्रदेश में कई सालों तक कोई भी चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं रहा, कोई 5 टर्म करने के बाद पूरा नहीं रहा, कोई नोएडा के बाद नहीं बना, बहुत सारे ऐसे वो थे, बहुत सारे जो मिथक थे उन्होंने तोड़े हैं, है ना। तो वो कीर्तिमान वो साबित कर चुके हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ को पूरे देश में बुलाया जाता है प्रचार के लिए, तो वो अपना को प्रूव कर सकते हैं। अब आपको एक ही एग्जाम बार बार देने की जरूरत नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ अपना एग्जाम दे चुके हैं। इस एग्जाम में वो, ये कंबाइंड एग्जाम था, ये नरेंद्र मोदी का भी एग्जाम था, ये योगी आदित्यनाथ का भी एग्जाम था, ये पार्टी का भी एग्जाम था, ये आईटी सेल का भी था कि झूठे नैरेटिव को कैसा रुका। इसमें भाजपा थोड़ी सी सेटबैक हुई है। जैसे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अभी भी भाजपा को उत्तर प्रदेश में 42% वोट शेयर आया है, उतना ही विधानसभा चुनाव में आया था। तो ये वोट शेयर भी हो जाएगा। तो भाजपा जब स्ट्रैटेजिकली दोबारा से चुनाव लड़ेगी, अब वो देख के लड़ेगी, वो और जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता, अब वो बिल्कुल और किस कैंडिडेट को देखना है, सर्वे कंपनी कौन सी है, सर्वे ने हमें ठीक करके दिया, हमारा इंटरनल सर्वे क्या है। तो मेरे ख्याल से ये, मुझे ना इसका एक उदाहरण आता है 2017-18 का जो गुजरात का चुनाव हुआ था, याद है, जहां भाजपा थोड़ी सी सरकार बना ली थी, मेरे ख्याल से 98-99 सीट पे आ गई थी, सेट मांगा, भाजपा थोड़ी सी सेटबैक मांगा थी। उसके बाद वो दोबारा जब आई तो वो ऐसे जबरन आई वो कि जिब्राल्टर की उसने स्वीप कर दिया। उसके बाद वो 26 सीटें जीतना, अभी 25 सीटें जीतना। तो उत्तर प्रदेश भी वैसे होगा। पूरी पार्टी, जो अमित शाह जी का तंत्र है, जो जिनको चुनावी रचना बनानी आती है, उत्तर प्रदेश का तंत्र है, योगी आदित्यनाथ का जो समझ है, चुनावी समझ है, वो सब मिलेंगे। दे विल गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, जिसको हम बोलते हैं। एक मजबूत संरचना होगी। देखिए, क्योंकि अखिलेश के पास किस बात का वोट है, उसने करा क्या है ना। वो केवल एक आलसी व्यक्ति जो 1-2 महीने थोड़ा घूम लिया, झूठे वीडियो चला लिए, थोड़े अच्छे टिकट दे दिए, उस टेक्निक को आप एक बार तो यूज कर सकते हैं, आपका तुक्का लग सकता है लेकिन वो बार बार तुक्का लगना मुश्किल है। लेकिन उनका जो फिलहाल ये जो 2024 उन्होंने खेला है, ये कहीं ना कहीं उनका प्रयास तो वही रहेगा कि मेरे को यहाँ तो कोई मंत्री पद नहीं मिलना, मेरे को तो मुख्यमंत्री बनना है। जो मैंने सोशल इंजीनियरिंग आज कर ली, वही मैं रिपीट करूंगा 27 में, और फिर मैं बड़े मैंडेट के साथ में मुख्यमंत्री। लेकिन अब क्योंकि अब भाजपा भी उसकी प्राइवी है, भाजपा भी चौकस रहेगी। उन्होंने भी सोशल इंजीनियरिंग अच्छी करी है, वो तो सोशल रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं। वो केवल नहीं कि भाई अखिलेश यादव ही पार्टी के हेड रहेंगे, यहाँ तो मौर्य भी होंगे, यहाँ तो पाठक भी होंगे, यहाँ तो पदों की भी गरिमा है, यहाँ सेंटर में भी मिनिस्टर बनेंगे। उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ देने को है भाजपा के पास। तो आई थिंक भाजपा भी अपनी समीकरण अच्छे से खेलेगी। और ये जो एक तरह से थोड़ी सी चूक हुई है भाजपा से, भाजपा इससे औचक होगी और फिर जोर से वापस आएगी। आपको याद है कि 2017 मैंने एक फेसबुक पेज बनाया था जी, योगी 424। अच्छा, वो आपने पेज देखा था और आपका फ़ोन आया था कि यार इससे ना प्रभाव पड़ सकता है योगी जी की छवि के ऊपर। वो मैंने पेज उसी टाइम पर रोक दिया था, डिलीट तो नहीं हुआ था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि 2027 तो चलो ठीक है सीएम के तौर पे, 29 में फिर इलेक्शन है, मोदी जी उस टाइम पे इलेक्शन लड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, हमें नहीं पता हमें नहीं पता कि अभी से आगे आने वाले जितने स्टेट इलेक्शंस हैं उसमें ब्रांड मोदी कैसे फिगर आउट करती है। हर ब्रांड के साथ एक फटीग आता है, कहते हैं ना ब्रांड फटीग है, कि ब्रांड अब पुरानी हो गई। चाहे कोई भी ब्रांड हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी ब्रांड हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, ब्रांड हो, उसमें फटीग आता है। तो वो फटीग
अभी लोग कह रहे हैं मोदी तो हार गए, मोदी की ब्रांड खराब हो गई, लेकिन फिर मैं कहता हूँ फिर उड़ीसा में कैसे चल गई वो मध्य प्रदेश में कैसे चल गई, हर जगह ही चल है ना, रही हर है, जगह चल गई वो maximum ब्रांड, है ना, वो भी तीसरी बार। तो मेरे ख्याल से ब्रांड मोदी में ज़्यादा कोई ऐसा डेंट नहीं लगा है। हाँ, ऐसे आप नंबर्स में देखेंगे तो लगेगा, लेकिन अगर आप सच के विश्लेषक हैं, आपको विश्लेषक करना है तो अंदर डूबना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, नंबरों में जाना पड़ेगा, वोटिंग परसेंटेज में जाना पड़ेगा, स्टेट बाय स्टेट जाना पड़ेगा, है ना। अभी भी आपको बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज मिल रहा है। तो जब भी ब्रांड मोदी अगर थोड़ी सी डेंट होती है तो भाजपा उसमें तेज है। अडवाणी बड़े नेता थे, जब लगा कि ब्रांड अडवाणी डाउन हो रही है तो नरेंद्र मोदी को ले आए, और वो सही समय पे ले आएंगे मेरे ख्याल से। भाजपा के साथ ये तंत्र अब तो और सजग तंत्र हो गया। और उसके बाद बहुत सारी ब्रांड है, उसके बाद ब्रांड अमित शाह है, ब्रांड योगी हैं, ब्रांड हेमंत बिस्वा है, ब्रांड देवेंद्र फडणवीस हैं, स्मृति ईरानी है, बहुत सारी नई ब्रांड भी बनेगी। शिवराज सिंह चौहान एक फिर से उभर के आए कि उन्होंने स्टेट भी जीता और वो खुद भी 8-8.5 लाख के मार्जिन से हुआ है। तो आई थिंक भाजपा के साथ ये है कि वो मेरिट वाले आदमी को खींच के ऊपर बना देंगे। वहाँ पे ये नहीं कि मेरिट वाले को पीछे धकेल दो कि भाई बात तो है नहीं, हाँ, आगे भाई ज्योतिरादित्य सिंधिया को मत बनने दो, सचिन पायलट को मत बनने दो, क्योंकि अगर वो बन जाएंगे तो राहुल गांधी से स्मार्ट लगेंगे। तो किसी एक की ब्रांड मैनेज करना ऐसा नहीं है भाई। नरेंद्र मोदी के रहते रहते ही कांग्रेस में तो ऐसा होता था, वो तो वहाँ तो पूरा मैनेजमेंट टीम राहुल गांधी की ब्रांड के अराउंड है। किसी व्यक्ति को अगर कांग्रेस में ऊपर बढ़ने दर, क्योंकि वो ओवरशाइन कर जाएंगे तो बाबा से राहुल बाबा से स्मार्ट लगेंगे। यहाँ तो भाई मोदी के रहते रहते अमित शाह की ब्रांड बनी ना, मोदी के रहते रहते योगी जी की ब्रांड बनी ना, मोदी के रहते रहते स्मृति ईरानी की, हेमंत बिस्वा की, देवेंद्र फडणवीस की, तेजस्वी सूर्या की, अन्नामलाई की ब्रांड बनी। तो मोदी तो डर नहीं गए कि अरे यार नए लड़के आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो मोदी अपनी ब्रांड में कॉन्फिडेंट है, उन्होंने अपने अराउंड और बहुत सारी ब्रांड बना दी। उनको पता है कि मैं मेरा कभी तो पोस्ट मोदी एरा आएगा और जब आएगा तो मुझे तैयार करनी है, मैं नहीं वो छोड़ के खड़ा हो जाऊंगा। तो बड़ा फर्क है। तो इसलिए हमें यहाँ पे चिंता करनी, आश्वस्त रहना चाहिए, आश्वस्त रहना चाहिए जी। तो दोस्तों अभी हमने 2024 का जितना भी चुनाव हुए और उसके बाद में जो भी रिजल्ट रहा और आपके बहुत सारे ऐसे सवाल थे, उन सभी को हमने यहाँ पर लिया है। अगर आपके कुछ फिर भी सवाल रह जाते हैं तो हमें आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे जरूर लेना चाहूँगा कि इस पूरे चुनाव के बाद में आपको क्या लगता है। देखिए, मैं एक तरह से संदेश देना चाहूँगा कि कांग्रेस और विपक्ष ने एक झूठा कैंपेन चलाया, उन्होंने एक झूठा इंडिया अलायंस बनाया जिसमें पता नहीं था कि आज भी मुझे नहीं पता कि ममता बनर्जी साथ में है नहीं है, क्योंकि वो रोज बोलती है कि कांग्रेस को वोट देवो ना। आज भी मुझे नहीं पता कि आम आदमी पार्टी साथ में नहीं है, क्योंकि वो कह रहे थे कांग्रेस तो गई पंजाब में। मुझे आज भी नहीं पता कि लेफ्ट इंडिया अलायंस के साथ भी है, क्योंकि वायनाड में उन्होंने कैंडिडेट दिया, राहुल गांधी के अगेंस्ट कैंडिडेट दिया, है ना। तो ये तो एक झूठा अलायंस है। उनका अलायंस भी झूठा, उनके मुद्दे भी झूठे। मुद्दा झूठा क्या है? SC ST रिजर्वेशन झूठा वीडियो। जो लोग थोड़े से हतोत्साहित हो रहे हैं, जो लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं, जो लोग थोड़े नाराज हो रहे हैं अपने 2 बड़े लीडर से खासकर, या अपने बड़े 3 लीडर के साथ, चाहे जिसमें नरेंद्र मोदी हो, जिसमें अमित शाह हो। अरे अमित शाह की तो स्ट्रेटजी फेल हो गई भाई, स्ट्रेटजी चल गई ना उड़ीसा में, स्ट्रेटजी चली ना मध्य प्रदेश में, 37% वोट तीसरी बार आया ना, बिल्कुल है। तो चाहे आपके नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो अमित शाह हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हैं, जो भाजपा के बड़े लीडर हैं, उनके साथ खड़े होने का समय है ये। आप उनके अगेंस्ट में आपको कमेंट करना है तो जिसके थ्रू फीडबैक पहुंचा सकते हैं पहुंचा दीजिए। सोशल मीडिया में लग के, जिसे कहते हैं ना, डोंट वॉश द डर्टी लेन इन पब्लिक, मतलब ये तो डर्टी लेन है भी नहीं, बिल्कुल। तो इस समय अपने लीडर के साथ खड़े हो ना, जिसने आपको मंदिर डिलीवर करके दिया, जिसने आपको काशी विश्वनाथ डिलीवर करके दिया, जिसने आपको प्रयागराज का कुंभ डिलीवर कर दिया, जिसने आपको UAE में मंदिर बनवा के दे दिया भाई, जिसने आपके विदेश में साग बनाई, आज आप भारतीय कहने से गर्व होता है, जिसने आपको, चाहे वो गरीब तबका हो चाहे मिडिल क्लास तबका हो, उसे शान से जीना सिखाया। तो उसके साथ आप एक दिन कि अरे नरेंद्र मोदी तो ये थे वो थे, अब सब पॉलिटिकल कमेंटेटर बन गए। आज आपको नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होना है, आज आपको योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होना है, आज आपको अमित शाह के साथ खड़े होना, वो वक्त है। ये मेरा मैसेज आपके, जिसने वोट भी जाके नहीं दिया वो भी जी आजकल पॉलिटिकल पंडित बन रहा है और वो भी बहुत बड़ी बड़ी सलाहें दे रहा है। ये ऐसा है कि आप पवेलियन बैठे हो, सचिन तेंदुलकर को बताने वाले नहीं ऐसे खेलना था भाई। ये लोग महारत नहीं है, इन्होंने 40-50 साल अपने जीवन के दे दिए, अपने परिवारों को छोड़ के दे दिए। तो आपको इन लोगों के साथ खड़े होना है आज, ये मेरा संदेश है आपके सब। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 37-38 पार्टियां एक साथ मिल करके भी उतनी सीट्स नहीं ला पाई जितनी अकेले भारतीय जनता पार्टी की सीट्स हैं। और पिछले 3 बार के चुनाव में कांग्रेस की जो टोटल सीट्स हैं वो तकरीबन 190 हैं। अगर हम 3 बार के इलेक्शन यानी 14, 19 और 24 की सारी जोड़ दें तो 190 के आसपास बनती हैं, जबकि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सीट्स हैं वो उससे बहुत ज़्यादा हैं। तो आप भी जितने भी लोगों के सवाल थे
मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों के लिए जा चुके हैं। और फिर भी कोई सवाल रहा हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट भी किसी नए मेहमान के साथ में हम उस पॉडकास्ट में अवश्य लेंगे, और अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और जो हमारी पुस्तक है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, जिस पर अभी 200 रुपये की छूट भी चल रही है। तो मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।